नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में एक ही नाम की शिक्षिका की नियुक्ति के फर्जीवाड़े में जिस अनामिका शुक्ला की सरगर्मी से तलाश हो रही थी, वो अनामिका शुक्ला आज खुद ही सामने आ गई। गोंडा में अनामिका शुक्ला आज अपने दस्तावेजों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और दावा किया गया है कि उनके दस्तावेजों को दिखाकर तमाम जिलों में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरियां दी जा रही थी। अब हैरानी की बात यह है कि जिस अनामिका शुक्ला पर कई जिलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने के आरोप लग रहे हैं, वो इस वक्त भी बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जो अनामिका शुक्ला सबसे बड़ी पहेली बनी हुई थी, वो आखिरकार खुद ही सामने आ गई और अपने नाम के साथ घूम रहे तमाम सवालों का खुद सामने आकर जवाब दे दिया। जब वो गोंडा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने पेश हुई और बताया कि वही असली अनामिका शुक्ला है जिनके दस्तावेजों के जरिए 9 जिलों में फर्जी तरीके से नौकरियां करने का मामला सामने आया है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि अनामिका शुक्ला वही नाम है जिसका नाम बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सामने आया और पता चला कि एक साथ कई जिलों के कस्तूरबा विद्यालयों में इस तरह की शिक्षिका तनख्वाह उठा रही थी। इन मामलों में 4 दिन पहले ही कासगंज से एक युवती को गिरफ्तार किया गया था जो अनामिका शुक्ला के नाम पर कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी कर रही थी। हालांकि पुलिस की जांच में उसने अपना सुप्रिया जाटव नाम बताया है। जैसे कि अभी आज जो ओरिजिनल अनामिका शुक्ला है, जो लगभग गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई है, वो आज अपने समस्त मूल अभिलेख लेकर के अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिससे अभी जो 5-6 दिन से मीडिया में चल रहा था अनामिका शुक्ला का प्रकरण, आज उसका पटाक्षेप हो गया। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली यहीं पढ़ी लिखी हुई हैं। जो भी इनके नाम से अन्य जनपदों में नौकरी कस्तूरबा का दिन की जा रही थी, पूर्णतः फर्जी है। इनके अभिलेखों का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जानकारी रियल जो अनामिका शुक्ला उनको भी नहीं है। इसी से जुड़ा एक और मामला प्रयागराज से भी सामने आया, जहां पर अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर रीना सिंह नाम की महिला ने कस्तूरबा बालिका विद्यालय में टीचर की नौकरी हासिल की थी। लेकिन अब गोंडा में खुद असली अनामिका शुक्ला ने सामने आकर दावा किया है कि उसके दस्तावेजों के जरिए कई जिलों में फर्जी टीचर नौकरियां कर रहे थे। हालांकि अब भी इस मामले में कई सच सामने आने बाकी हैं कि कैसे एक दस्तावेज के जरिए कई जिलों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर दी गई। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए अब हम वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इस सारे प्रकरण को देखने के बाद एबीपी गंगा उठा रहा है। आपकी स्क्रीन पर कैसे बनाई गई अनामिका के दस्तावेजों की कॉपी, ये एक सवाल। इतनी कॉपीज, चयन समिति ने मूल दस्तावेज क्यों नहीं देखे? जहां जहां पर नियुक्तियां हुई वहां पर मूल दस्तावेज क्यों नहीं देखे? और नियुक्ति की प्रक्रिया में किसने लापरवाही बरती? अस्थायी शिक्षिका नियुक्ति प्रक्रिया में खामी कैसे? क्यों मूल दस्तावेज देखने का कोई प्रावधान नहीं था? सीधा लखनऊ चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। शैलेश, ये एबीपी गंगा के सवाल हैं और ये सवाल मेरा ख्याल है तमाम हमारे जो दर्शक हैं जो इस मसले को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और जो तमाम अभ्यर्थी हैं इस वक्त बेरोजगार हैं, अलग अलग शिक्षकों की भर्तियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब के मन में होंगे कि इतनी मामले पे भर्तियां हो गई और किसी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया शैलेश? राजन, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि कहीं पर भी चाहे नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की हो या फिर परमानेंट, हर जगह पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौके पर देखना, जिस व्यक्ति का आवेदन है उसका मौके पर होना, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि इसके बिना तो नौकरी मिल ही नहीं सकती है। लेकिन अनामिका शुक्ला के नाम पर जिसने भी फर्जीवाड़ा किया, वहाँ पर जाहिर है कि ना तो अनामिका शुक्ला मौजूद रही होंगी और ना ही उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे में आखिर
उस जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे वो नौकरी कैसे पा गए, वहाँ पर तैनाती कैसे पा गए। और अगर अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ तो सवाल उठता है कि अनामिका शुक्ला को तो पता ही नहीं था, फिर उनके डॉक्यूमेंट दूसरे लोगों के पास कैसे जा सकते हैं? क्या कोई उनका परिचित हो सकता है जिसने डॉक्यूमेंट दूसरों को उपलब्ध कराए हो? तो ये सब कई प्रश्न हैं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि एक बड़ा रैकेट है इन सब के पीछे जो निगरानी करता है कि कब, कहाँ पर, किस जिले में किस विषय के टीचर की वैकेंसी आई। उसके बाद उस विषय के लिए कौन ऐसा हो सकता है जिसकी मेरिट या जिसके डॉक्यूमेंट्स इतने अच्छे हो कि जहाँ भी लगाएं तो अपने आप मेरिट सूची में उसका नाम आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को जो भी देख रहा था वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जालसाजी ये पूरा खेल खेल रहा था। लेकिन सवाल उठता है उन अधिकारियों पर भी कि क्या उनको भनक नहीं लगी? ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखते तो सब खुल जाता। जाहिर है कि जो रैकेट चला रहे थे उनकी पैठ इतनी ज़्यादा थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शायद मांगे ही नहीं गए होंगे। बहरहाल ये सारे जो अब जांच के विषय बन चुके हैं। शैलेश, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। शैलेश, इसी बिंदु पर बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करते हैं। आज अभी मंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भर्तियां होती हैं, जब इंटरव्यू होते हैं, उसमें डीएम का नॉमिनी होता है, उसमें बीएसए होते हैं, उसमें एक मनोवैज्ञानिक होता है। ये तमाम लोग मिलकर किसी के मन में सवाल ही नहीं आया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएं। शैलेश, क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर तो ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से राजेंद्र, दोनों चीज़ें देखनी होगी। देखिए, जो कमेटी होती है उसमें जो डाइट के प्राचार्य यानी जो डाइट के प्रिंसिपल होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। जो बीएसए होता है वो पदेन सचिव होता है, और उसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक और एक जिला प्रशासन का प्रतिनिधि। तो जाहिर है कि उनके सामने या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे ही नहीं गए, क्योंकि अनामिका शुक्ला जिस तरह से बयान दे रही है कि उनको तो पता ही नहीं, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया उनके दस्तावेज पे। तो फोटोकॉपी लोगों तक पहुंची ये तो समझ में आता है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अनामिका के पास ही थे। तो ऐसे में 9 जिलों में अब तक ये पुष्टि हो चुकी है कि अनामिका के नाम से फर्जीवाड़ा हुआ, वहाँ पर उनके दस्तावेज यूज़ हुए। 6 जिले ऐसे हैं जहाँ से वेतन भी भुगतान हुआ, यानी उन 6 जिलों में तो उसने नौकरी करी, वेतन भुगतान हुआ। तो आखिर जब नौकरी पर रखा गया, भले वो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट थी जैसा बार बार अधिकारी कह रहे हैं, तब भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देखे गए? क्यों नहीं देखा गया कि जो अनामिका शुक्ला अपने आप को क्लेम कर रही है, क्या उसकी फोटो और वो मैच हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, ये सारी चीजों की अनदेखी की गई। दूसरा एक और पहलू ये हो सकता है कि कोई अनामिका शुक्ला का क्या परिचित है जिसने इस बिल्कुल ये भी एक एंगल है। शैलेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये भी एक एंगल है कि क्या कोई परिचित है उनका, क्या कोई इतना क्लोज है जो कि सारे मामले से बहुत करीबी ताल्लुक रखता है या इन्वॉल्व है। शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारियों के लिए, विस्तृत जानकारियों के लिए। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मई में शिक्षक भर्ती में लेन देन की शिकायत पर कार्रवाई की गई और 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। प्रयागराज का एक विद्यालय जो उस भर्ती परीक्षा में केंद्र था, उस केंद्र उसके जो प्रबंधक और उससे जुड़े हुए एक गिरोह जो धोखाधड़ी के काम में लिप्त रहता है, उसको लेकर एक मामला आया था। मामला यह है कि राहुल नाम के एक शिकायतकर्ता ने मई 2020 में यह शिकायत दर्ज कराई कि फरवरी 20 में किसी ने उसको भर्ती करवाने के लिए। अब यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि परीक्षा हो चुकी थी 6 जनवरी 2019 को, परिणाम तैयार हो चुके थे, परिणाम घोषित भी हो चुका होता शायद इसके पहले, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा कट ऑफ के मामले पर स्थगन आदेश देने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इस बीच इतने दिनों बाद जनवरी 19 के बाद मई 2020 में शिकायतकर्ता राहुल की शिकायत आई कि फरवरी 2020 में किसी ने उनको इस भर्ती करवाने के लिए इस भर्ती में पैसे लिए। तब तक परीक्षा संपन्न हो चुकी थी, परिणाम तैयार हो चुका था। मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण केवल परिणाम की घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए फरवरी 20 से मई 20 में किसी लेन देन के कारण परीक्षा के परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। परंतु फिर भी शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की
और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक है, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को, कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन में उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला STF को सौंप दिया गया है। और इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षक भर्ती पर रोक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण के लिए राज्य के मुखिया जिम्मेदारी लें, क्योंकि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया कई तरह से होकर गुजरती है और इससे हजारों अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और आखिरकार एक बार फिर इस पर रोक भी लग गई। और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है। मुख्यमंत्री जी, आपके भी बच्चे हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और हम सबको इकट्ठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक सलूशन ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत स्पष्ट बात है। एक जेनरेशन के भविष्य का सवाल है, उस सवाल को हम उठा रहे हैं। हम सब जिम्मेदारी लें, और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है। पारदर्शिता से जो भी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, चाहे इम्तिहान को रद्द कराने की कार्रवाई हो, चाहे पूरी तरह से जांच कराने की कार्रवाई हो, और इससे बढ़कर सबसे जरूरी, जिससे मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ, कि इन छात्र छात्राओं का, ये जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा। ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है। स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करे तो कोई सफल नहीं हो सकता। और उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 69,000 में से 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी। दरअसल पदों को होल्ड कराने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आखिरकार कोर्ट ने उनके पदों को लेकर आदेश दिया कि इतने पदों को होल्ड रखकर ही भर्ती करें। शिक्षा मित्रों की मांग थी कि 37,339 पदों को होल्ड रखा जाए। उन्होंने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे घोटाला बताते हुए लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुब्बारे उड़ाकर, काले गुब्बारे उड़ाकर अपना विरोध जाहिर किया। देखिए तस्वीरें। ये काले गुब्बारे लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उड़ाए अपना विरोध जाहिर करते हुए। काला रंग विरोध का प्रतीक, और उन्होंने ये नया तरीका इजाद किया कोरोना काल में। काले गुब्बारे उड़ा दिया आसमान में और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस सक्रिय और बहुत हद तक सड़क पर भी। और बड़ी खबर, नोएडा में कोरोना संक्रमण से एक और मौत की खबर है। सेक्टर 75 में कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत की खबर आ रही है और जिलों में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 10। आज 38 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल जिनकी मौत हुई है नोएडा में, वो आंकड़ा जा पहुंचा है 10। एक और मौत आज कोरोना संक्रमण से नोएडा में, सेक्टर 75। 38 नए लोगों की रिपोर्ट आज पॉजिटिव, एक नई मौत। और नोएडा में
मरने वालों की कुल संख्या हो गई है कोरोना से 10। हमारे सहयोगी भूपेश प्रताप हमारे साथ। भूपेश, मरने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी थी, कहाँ रहते थे, और ये जो नए मामले सामने आए ज़्यादातर किस इलाके से? हाँ राजेंद्र, देखिए बिल्कुल लगातार नोएडा में जो है संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ा है। आज 38 नए मामले निकल के सामने आए हैं और जो आंकड़ा है वो अब 691 का हो गया है। अगर मैं मृतक की बात करूं तो ये सेक्टर 75 के रहने वाले थे, 40 वर्षीय व्यक्ति थे, लेकिन ये कैंसर के पेशेंट थे। तो आज सुबह ही इनकी मौत हुई है और इनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एक और व्यक्ति की आज मौत हुई है, लेकिन अभी तक उनकी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। तो इसलिए अभी प्रशासन ने उसकी बारे में जारी नहीं किया है कि उनकी मौत कैसे हुई है और वो कोरोना से हुई है नहीं हुई। अगर मैं मरीजों की अगर आज की बात करूं तो देखिए आज 38 मरीज आए हैं, जिसमें से जो 5 मरीज हैं वो दादरी से हैं, 3 मरीज जो हैं वो जेवर से हैं। इसके अलावा 5 मरीज जो हैं वो सेक्टर जो है 9 से बंगेल नोएडा से हैं, यानी कि इसके अलावा सेक्टर 75 से एक मरीज है, सेक्टर 42 से, सेक्टर 25 से, सेक्टर 44 नोएडा, सेक्टर 49 से, चिप्याना गांव ग्रेटर नोएडा से, छलेरा गांव नोएडा से, इसके अलावा सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 100 से एक मरीज है, एलडीगो सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा में, वहां से एक मरीज है, सेक्टर 53 से एक मरीज है, सेक्टर 14 नोएडा वहां से एक मरीज है। तो कुल मिला के देखिए राजेंद्र, लगातार नोएडा में अब जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और वो कहीं ना कहीं अब 700 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन 423 मरीज ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की बात करूं तो 258 है जिनका अभी लगातार इलाज चल रहा है। और प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं मुस्तैदी तो दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब से अनलॉक हुआ है तो लगातार इतने मामले निकल के सामने आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। अनलॉक में आंकड़े ऊपर गए हैं और छूट क्या मिली कि अपराधी भी फिर से बेलगाम हो गए। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पर एक युवक पिस्तौल से दोनों हाथों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि वीडियो पिछले साल का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। ये आप लोगों के माध्यम से ये बात पुलिस के संज्ञान में आई है। पुलिस ने इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। आयुष वर्मा नाम के व्यक्ति की पहचान हुई है, जिसे शीघ्र ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। कहाँ का रहने वाला है सर? कृष्णापुरी का बताया जा रहा है। और इस खबर के साथ ही वक्त एक ब्रेक का।